प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको जो है ई लर्निंग मटेरियल घर बैठे आसानी से मिलता रहे। तो आज जो हम देख रहे हैं आपका टॉपिक वो है ज़मीन की गर्दिश, जमात पंजुम के लिए। मज़मून है माहौल का मुताला EVS, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। अर्थ रोटेशन इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है हो चुका है। आप पहला पार्ट जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं सेकेंड पार्ट, यानी उसके आगे का हिस्सा। तो चलिए देखते हैं। स्पिन्स, दिस इज अ प्राइमरी अर्थ मोशन दैट वी नोटिस एवरी डे व्हेन द सन राइजेस एंड सेट्स। हम देख चुके हैं कि दिन और रात जो है किस तरह से बनते हैं, है ना। दिन और रात के बनने के पीछे सूरज जिम्मेदार नहीं, बल्कि ज़मीन की महवरी और मदारी गर्दिश की वजह से दिन और रात जो है बनते हैं। ये हमने लास्ट टाइम देखे थे। चलिए आज उसके आगे का हिस्सा देखते हैं। ज़मीन पर दिन रात का वक्फा मसावी नहीं होता, ये आप पिछली जमात में भी सीख चुके हैं। ज़मीन का महवर झुका हुआ होने और ज़मीन की मदारी गर्दिश की वजह से ये फ़र्क होता है ना। कहीं पे दिन छोटा है, कहीं रातें बड़ी हैं, कहीं रातें बड़ी हैं, कहीं दिन छोटा है। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि ज़मीन का महवर, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ज़मीन का जो महवर है, इसका एक्सिस है, वो झुका हुआ है। और ज़मीन की मदारी गर्दिश है कि ज़मीन अपने मदार पर गर्दिश कर रही है और साथ साथ महवरी गर्दिश भी करती है। मदारी और महवरी गर्दिश क्या है, ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो इस फर्क की वजह से ही दिन और रात का वक्फा मसावी नहीं होता है। दिन और रात छोटे बड़े होते हैं अलग अलग जगह पर। 22 मार्च से 23 सितंबर के अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में दिन बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा हरारत होती है। यानी इस अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है। देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 22 मार्च से 23 सितंबर के अरसे में दिन बड़ा होता है, क्योंकि वो हिस्सा सूरज के बिल्कुल सामने होता है और ज़मीन तिरछी है। तो उस पोजीशन में ये होता है कि उस हिस्से में शुमाली जो निस्फ कुर्रा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पर गर्मा का मौसम होता है। जबकि इसी अरसे में जुनूबी निस्फ कुर्रे में रात का वक्फा ज़्यादा होता है। रात का वक्फा ज़्यादा होने की वजह से इस हिस्से में हरारत कम मिकदार में मिलती है, इसलिए जुनूबी निस्फ कुर्रे में सरमा का मौसम होता है। कौन सा मौसम होता है? सरमा का। यानी जिस वक्त शुमाली निस्फ कुर्रे में गर्मी का मौसम है, उस वक्त जुनूबी निस्फ कुर्रे में सर्दी का मौसम होगा। तो सीजन्स जो है किस वजह से बन रहे हैं, अभी हमने देखे। विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, समर इन साउदर्न हेमिस्फेयर। देखिए, आपको तस्वीर में बताया गया है, डे वाला जो हिस्सा है सूरज के सामने दिख रहा है। तो जिस वक्त ज़मीन इस पोजीशन में होती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जब सामने आता है तो वहाँ पे विंटर होता है, सर्दी होती है। और साउदर्न हेमिस्फेयर में उस वक्त समर यानी गर्मी होती है। इसका उलट जब ज़मीन की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सामने वाले हिस्से में आ जाती है, तो उस वक्त जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है, यानी उसका वाइस वर्सा, उसका उलट होता है। ठीक है, तो इससे ये बात समझ में आई कि जो सीजन्स होते हैं, मौसम जो पाए जाते हैं अलग अलग, ये मौसमों के बनने में भी कब किस वक्त कौन से महीने में कौन सा मौसम होगा, इसके पीछे भी ज़मीन की महवरी और मदारी गर्दिश ही है। देखिए, wherever more direct sunlight hits the earth, it is their warmer months, यानी समर। जहाँ कहीं भी डायरेक्ट सनलाइट जो है पड़ती है, वो उनका वार्मर मंथ होता है, यानी गर्म महीने होते हैं, समर का महीना होता है। अब देखिए, अब क्या होता है, 23 सितंबर से अब 22 मार्च के अरसे में जुनूबी निस्फ कुर्रे में दिन बड़ा होता है। अब उसका उलट हो रहा है। अब क्या हो गया, जुनूबी निस्फ कुर्रे में पहले
रातें बड़ी थी, अब क्या होगा, अब दिन बड़ा हो जाएगा, इसलिए वहाँ हरारत ज़्यादा होती है और उस अरसे में जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है। किस तरह से, क्यों गर्म होता है समझ में आया, क्योंकि उस हिस्से पर सूरज की जो रोशनी डायरेक्टली पड़ती है। देखिए नॉर्दर्न पोल, साउथ पोल। इसी अरसे में शुमाली निस्फ़ कुर्रे में रात बड़ी होती है, इसलिए इस हिस्से को हरारत कम मिलती है। नतीजे में शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सरमा का मौसम होता है। देखिए आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं, वही चीज़ बताई गई है कि जब नॉर्थ पोल पर और नीचे साउथ पोल है, किस हिस्से पे रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, तो वहाँ पर सर्दी गर्मा का मौसम होगा, जिस हिस्से पे कम पड़ रही है वहाँ सर्दी का मौसम होगा। तो इस तरह से सीजन्स बनते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सनलाइट हिट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ कॉजिंग ईयरली चेंजेस इन क्लाइमेट कॉल्ड सीजन्स। समझ में आया कि सीजन्स कैसे बनते हैं। देखिए विंटर बताया गया कि ज़मीन जब इस पोजीशन में हो तो विंटर, उस वहाँ ऊपर है स्प्रिंग, साइड में यहाँ पे लिखा है एकदम विंटर के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में समर, और स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जब उस मकाम पे ज़मीन होती है तो वहाँ होता है ऑटम, ठीक है, पतझड़ का मौसम। तो इस तरह से 1 ईयर लगता है, हमने देखे ना, ज़मीन को सूरज के तरफ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए, इसलिए साल में हर मौसम एक दफ़ा ही आता है ना। एक दफ़ा विंटर, सर्दी आ गई, फिर गर्मी आएगी, फिर स्प्रिंग, फिर ऑटम, और हमारे यहाँ मौसम में 12 भी होता है, बरसात का मौसम भी होता है। दूसरी कंट्रीज़ में नहीं होता बरसात का मौसम, हमारे यहाँ बरसात का मौसम भी पाया जाता है। तो इस तरह से हर मौसम एक एक दफ़ा आते हैं साल में। क्यों? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो ज़मीन सूरज की तरफ गर्दिश कर रही है और इसकी जो सनलाइट है वो इसके अलग अलग हिस्सों पर पड़ती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, तब्दीलियाँ होती हैं क्लाइमेट में, और इसी को सीज़न या मौसम कहते हैं। रीजंस फॉर द सीजन्स क्या है? रीजंस फॉर द सीजन देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ज़मीन की गर्दिश, तो 20 जून से 22 जून इस अरसे में समर, फिर यहाँ पर बताया गया कि उसके बिल्कुल अपोजिट में 21-22 दिसंबर यहाँ पर विंटर, समझ में आ रहा है। सितंबर में ऑटम, नीचे जो है मार्च में आप देख सकते हो। इस तरह से अलग अलग हिस्सों में ज़मीन के अलग अलग मौसम होते हैं, और ये मौसम किस वजह से है? ज़मीन की महवरी और मदारी गर्दिश की वजह से। देखिए कितने मौसम पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, चलिए बताइए। सर्दी, गर्मी, बारिश, है ना। इस तरह से 3 मौसम पाए जाते हैं, और इन तीनों मौसमों में हम अपने मौसम के लिहाज से अपने आप की हिफाजत करने के लिए उस लिहाज से कपड़े पहनते हैं ना। तो जिस तरह के मौसम पाए जाते हैं उस तरह के हम कपड़े पहनते हैं। लेकिन इसके अलावा मौसम जो है हिंदुस्तान में 3 वैसे तो मौसम है, लेकिन उसके अलावा 6 मौसम जो है जिसे ऋतु कहा जाता है वो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग, ग्रीष्म ऋतु यानी समर, वर्षा ऋतु यानी मॉनसून, शीत ऋतु यानी विंटर, हेमंत ऋतु यानी प्री विंटर, और शरद ऋतु यानी ऑटम, ठीक है। तो इस तरह से 6 मौसम जो है ये यहाँ पर मनाए जाते हैं। 6 मौसम मौजूद हैं हिंदुस्तान में, और ये 6 के नाम आपकी किताब में दिए हुए हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज होता है ना कि वसंत ऋतु क्या है, ग्रीष्म ऋतु क्या है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग, ग्रीष्म ऋतु यानी समर, और वर्षा ऋतु मॉनसून, शीत ऋतु विंटर, हेमंत ऋतु प्री विंटर, और शरद ऋतु ऑटम। ये एक जगह ज़रूर नोट डाउन करके रखिए, अहम मालूमात है, आपको आगे भी काम में आएगी। तो इस तरह से मौसम बदलते हैं, और इन्हीं मौसमों की मुनासिबत से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार साल भर मनाए जाते हैं। हिंदुस्तान एक रंगारंगी तहजीब वाला मुल्क है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग जो है इंतहाई मेल जोल के साथ रहते हैं। तो हर मज़हब के मानने वालों का अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो ये त्यौहार हिंदुस्तान में मौसम की मुनासिबत से मनाए जाते हैं। तो इस तरह से मौसम के लिहाज से त्यौहार मनाए जाते हैं, मौसम के लिहाज से उन त्योहारों में गीत गाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बोलियाँ बोली जाती हैं।
खेल तमाशे होते हैं। तो ये सब के पीछे जितने हम रंगारंगी फेस्टिवल्स देखते हैं, ये किसकी मुनासिबत से अलग अलग हिंदुस्तान के हिस्सों में मनाए जाते हैं? मौसम की मुनासिबत से। अब देखते हैं पूर्णिमा, पूनम और अमावस क्या है ना। नाम तो आपने सुना होगा, पूनम का चांद, अमावस है, तो क्या है देखते। चांद जब जमीन की तरफ गर्दिश करता है, और जमीन कहाँ गर्दिश कर रही है? सूरज की तरफ गर्दिश कर रही है। लेकिन ये दोनों मदार एक दूसरे से गुजरते हैं, इसलिए सूरज, चांद और ज़मीन हमेशा एक ही कतार में मौजूद रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज के तरफ ज़मीन गर्दिश कर रही है अपने मदार पर, और साथ ही अपने महवर पर गर्दिश कर रही है। वैसे ही चांद भी जो है वो ज़मीन के अतराफ गर्दिश कर रहा है, मदारी गर्दिश और महवरी गर्दिश भी कर रहा है। हमें चांद का ज़मीन के सामने का सिर्फ निस्फ हिस्सा ही नज़र आता है, यानी ज़मीन पर से हमें हमेशा चांद का एक ही रुख नज़र आता है। जो रुख सामने है हमें बिल्कुल सिर्फ वही रुख नज़र आएगा, पिछला हिस्सा या चांद का हम आज तक नहीं देख पाए हैं। क्या है इसकी वजह? क्योंकि ये तीनों जो है ये हर वक्त एक ही कतार में हो ऐसा नहीं होता है ना। चांद जमीन की तरफ गर्दिश करती है और जमीन सूरज की तरफ गर्दिश करती है, इस वजह से हमें चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा नजर आता है। देखिए यहाँ पे भी वही चीज बताई गई कि किस तरह से होती है गर्दिश। जमीन अपने महवर पर झुकी हुई है, झुकी हुई हालत में गर्दिश कर रही है जमीन सूरज की तरफ, और जमीन की तरफ जो है चांद गर्दिश कर रहा है। हमें चांद का ज़मीन के सामने का निस्फ हिस्सा नज़र आता है, यानी ज़मीन पर से हमें हमेशा चांद का एक ही रुख नज़र आता है। देखिए व्यू फ्रॉम अर्थ बताया गया, क्योंकि एक हिस्सा रोशन और एक हिस्सा डार्क नज़र आ रहा है। जो हिस्सा रोशन है वही हिस्सा हम हमेशा देखते हैं, जो पिछला हिस्सा है वो हम कभी नहीं देख पाते। तो हमेशा जो है हमें चांद का एक ही रुख नज़र आता है। चांद बजाते खुद रोशन नहीं है, ठीक है। चांद की सतह ज़मीन वो है बहुत इंतहाई खुरदुरी है, पहाड़ मौजूद है वहाँ पर, पानी का वजूद नहीं है। ये सब कैसे पता चला? क्योंकि बहुत सारे साइंसदान जो है चांद पर उतर चुके हैं, चांद पर जा चुके हैं। तो चांद जो है बजाते खुद रोशन नहीं होता। किस वजह से ये हमें रोशन नज़र आता है? सूरज की रोशनी जो है जब चांद पर पड़ती है तो उसकी वजह से हमें ज़मीन से चांद रोशन नज़र आता है। हम ये पढ़ चुके हैं ना कि सैयारे जो हैं उनमें किसी तरह की रोशनी नहीं होती, और चांद तो जो है सैयारचा है, क्योंकि ज़मीन क्या है? सैयारा है, और उसका सैयारचा चांद है। तो सैयारचों में भी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, सिर्फ सितारों में रोशनी पाई जाती है। तो सूरज एक सितारा है जो खुद रोशन है, और उसकी रोशनी की वजह से चांद जो है हमें रोशन नज़र आता है। पूनम की रात को हमें चांद का ज़मीन की जानिब का पूरा हिस्सा नज़र आता है। अमावस की रात को चांद हमें नज़र ही नहीं आता। क्यों नहीं नज़र आता? आगे देखेंगे। जब पूनम की रात हो तो पूनम की रात में मुकम्मल चांद पूरा गोल रोशन हमें दिखाई देता है, तो हम इसका पूरा हिस्सा देख सकते हैं। लेकिन अमावस की रात में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ होता है, बाहर चांद बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है ना, तो उसे जो है अमावस कहते हैं, जब चांद दिखाई ना दे। पूर्णिमा से अमावस तक ज़मीन से चांद का नज़र आने वाला रोशन हिस्सा छोटा होता जाता है, और अमावस से पूर्णिमा तक चांद की शक्ल दोबारा बढ़ती जाती है। ठीक है, पूर्णिमा आ गई यानी चांद पूरा रोशन हो गया, उसके बाद धीरे 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 चांद घटना शुरू होता है, और हम उसका छोटा होता जाता है, और फिर अमावस से पूर्णिमा तक चांद की शक्ल फिर दोबारा बढ़ती जाती है। इसे ही हम चांद की या अशकाले कमर कहते हैं। ठीक है, अशकाले कमर किसे कहा जाता है समझ में आया होगा अब आपको, किस तरह से सूरज जो है, सूरज की रोशनी की वजह से चांद रोशन है, और कुछ हिस्सा कभी ऐसा होता है चांद का अंधेरे में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़मीन से चांद का सिर्फ कुछ हिस्सा नज़र आता है। तो इस तरह से चांद की शक्लें जो है बार बार बढ़ती और घटती जाती हैं, तो इसे ही अशकाले कमर, अशकाल शक्ल की जमा और कमर कहा जाता है चांद को, यानी चांद की शक्लें हैं ये। फेजेस ऑफ द मून जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये किस वजह से होता है फेसेस ऑफ द मून? क्योंकि चांद जो है गर्दिश कर रहा है ज़मीन की तरफ, ज़मीन गर्दिश कर रही है सूरज की तरफ, तो इस
ज़मीन और चाँद की महवरी और मदारी गर्दिश की वजह से चाँद की मुख्तलिफ शक्लें हमें नज़र आती हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से ये पूरा साइकिल जो है चलता रहता है कि पहले चांद बढ़ता है, फिर घटता है, और फिर घटते घटते बिल्कुल पूरी तरह से ढक जाता है और हमें नज़र नहीं आता, यानी अमावस्या हो जाती है। फिर अमावस्या के बाद जो है फिर चांद थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होता है, और फिर उसके बाद चांद जो है बढ़ता है, फिर वापस से बढ़कर पूरा फुल मून बन जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से घटना शुरू होता है। देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पे कि किस तरह से चांद जो है कब किस पोजीशन में रहेगा तो हमें पूरा नज़र आएगा, और किस पोजीशन में जो है हमें उसके चंद हिस्से नज़र आते हैं। छोटा 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 होता जाता है, फिर बड़ा बड़ा होता जाता है। ये कैसे हो रहा है? सूरज के गिर्द गर्दिश करने की वजह से। देखिए यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट क्वार्टर में व्यू फ्रॉम अर्थ के हमें आधा दिखाई देगा, फिर उसके बाद जो है जब पूरा नया चांद होता है तो फिर वो हमें पूरा मुकम्मल नज़र आएगा। थर्ड क्वार्टर में फिर से आधा होता है, फिर जो है फुल मून फिर से बन जाता है। इस तरह से ये चक्कर चलता रहता है। अब देखते हैं कमरी महीने और कमरी दिन। ठीक है, ये क्या है देखते हैं। अमावस से पूर्णिमा तक 15 दिन की चांद की जो शक्लें हैं अशकाले कमर अभी आपने देखे। अमावस से पूर्णिमा तक की हालत तक पहुंचने के लिए चांद को 14 तक 15 दिन दरकार होते हैं। इस पंधरवाड़े को रोशन पंधरवाड़ा कहते हैं। ठीक है, यानी कितने दिन लगते हैं चांद को अमावस से पूर्णिमा की हालत में आने के लिए? 14 से 15 दिन लगते हैं। ठीक है, यानी आधा महीना गुजर जाता है। तो वो जो आधा महीना है जब पूर्णिमा की हालत तक पहुंचता है चांद अमावस से, तो उसको रोशन पंधरवाड़ा कहते हैं। देखिए हम रमज़ान का चांद देखते हैं, ईद का चांद देखते हैं, और उस वक्त आपने अगर गौर किए होंगे तो अमावस के बाद का दूसरा दिन होता है जब हमें हल्का सा नाखून के बराबर चांद नजर आता है ना। तो वहां उस पोजीशन से लेकर 15 तारीख तक, समझ में आया आपको? यानी अगर हमने पहले रमज़ान को हमें चांद नजर आया तो पहले रमज़ान से लेकर 15 रमज़ान तक का अरसा जो है क्या कहलाएगा? रोशन पंधरवाड़ा कहलाएगा, क्योंकि उस दौरान अमावस से पूर्णिमा की हालत तक पहुंचता है चांद। ठीक है, नीचे तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद पूर्णिमा के बाद चांद का जमीन की जानिब का रोशन हिस्सा जो है छोटा होता जाता है। देखिए 15 तारीख यहाँ पे बताया गया है। 15 तारीख के बाद यहाँ अब 16, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख के चांद देखिए, चांद घटते जा रहे हैं। और अगर हम 1 तारीख से शुरुआत करें, जैसे मैं बता रही थी कि हमने 1 तारीख को रमज़ान का चांद देखे, फिर उसके बाद 15 दिनों तक चांद बढ़ता जाएगा। 15 को मुकम्मल हो जाएगा, चांद पूर्णिमा की हालत होगी, पूरा फुल मून दिखाई देगा। ये क्या है? रोशन पंधरवाड़ा। अब 15 के बाद जब चांद घटना शुरू होता है और फिर वापस से क्या हो जाता है? 30 तारीख को बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देता, दोबारा से अमावस आ जाती है। तो इस पंधरवाड़े को तारीख पंधरवाड़ा कहते हैं। यानी 15 रमज़ान से लेकर समझ लीजिए 30 रमज़ान तक क्या होगा? तारीख पंधरवाड़ा होगा। तो अब इस तरह से पूरा 1 महीना गुजर गया। पहले रोशन पंधरवाड़ा 15 दिन, बाद में तारीख पंधरवाड़ा 15 दिन, फिर उसके बाद क्या होता है? अमावस आ जाती है। 29 या 30 तारीख को अमावस होगी। फिर अमावस के बाद रोशन जो है फिर से चांद निकलना शुरू होता है। फिर हम ईद का चांद देखते हैं ना, दोबारा एक नाखून के बराबर चांद नजर आता है। कभी 29 को चांद दिखता है, कभी 30 को दिखता है। तो इसलिए कभी 14 दिन और 15 दिन के जो है ये पंधरवाड़े हैं बनाए गए हैं। और फिर उसके बाद जब हमें चांद दिखता है तो हम ईद मनाते हैं। फिर दोबारा वही साइकिल शुरू होता है कि फिर 15 दिनों तक चांद जो है दोबारा बढ़ना शुरू होता है, फिर घटना शुरू होता है। इसी तरह एक अमावस से अगली अमावस तक का वक्फा तकरीबन 28 से 30 दिन का होता है। इस मुद्दत को कमरी महीना कहते हैं। ल्यूनार मंथ्स जो है इसे कहा जाता है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर अमावस्या लिखा हुआ है, फिर वहां से आप देख सकते हो फुल मून जो है हो रहा है, फिर फुल मून ये पूर्णिमा, फिर वहां से वापस जो है अमावस्या की तरफ। ठीक है, नीचे आपको स्केल नजर आएगी 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो ये क्या है? 1, 3, 5, 7 ये डेज है। ठीक है, ल्यूनार डेज है।
और जब 15 दिन हो जाते हैं तो पूर्णिमा, मुकम्मल चांद। फिर वापस से 15 दिन जो है उसके बाद 1, 3, 5 इस तरह के नंबर दिए हुए हैं। फिर ये डेज है, फिर यहाँ पे चांद जो है घटना शुरू होता है, समझा। तो ये जो 28 से 30 दिन का जो है वक्फा है, ये पूरा एक मुद्दत कमरी महीना कहलाता है। और कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहते हैं। ल्यूनार डेज नीचे लिखा हुआ है। इसको मराठी में तिथिस भी कहते हैं। अभी देखिए हम अक्सर सुनते हैं ना कि ये काम करने की ये तिथि नहीं है, या इस वक्त ये नहीं किया जा सकता। तो ये तिथि जो है मराठी में कहते हैं कि दिन को। समझ में आया? अमावस से पूर्णिमा रोशन पंधरवाड़ा, पूर्णिमा से अमावस तारीख पंधरवाड़ा। ठीक है, तो जो रोशन पंधरवाड़ा है इसको वैक्सिंग क्रिसेंट कहते हैं। तारीख पंधरवाड़े को वैनिंग क्रिसेंट कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हो, नीचे वाला हिस्से में रोशन पंधरवाड़ा बताया गया, ऊपर वाले हिस्से में तारीख पंधरवाड़ा बताया गया है। और इन दोनों के मिलने से बनता है पूरा एक कमरी महीना। तो इसी के साथ हमारा आज का सबक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आपको बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।